बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है। जबकि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है, ताहम इसके बावजूद वो जेल में ही रहेंगे और पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला आज रात 12 बजे से पहले सुना दिया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायतनामा भी जारी किया है और दूसरी जानिब पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इसके हवाले से भी आज फैसला सुनाया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद मेरे ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बेहतर खबर आई, अच्छी खबर आई उनके लिए। वरना ये तासुर जो है वो बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कभी तर हो गया था, ये कायम हो गया था कि वो एक पार्टी के अगेंस्ट सारा मामला हो गया। तो अदालत ने आज उसके ऊपर जो है वो जो बात की, अब इलेक्शन कमीशन की उसमें जिम्मेदारी है कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसमें जो भी यानी कागजात छीने जा रहे हैं, आईजीज़ को भी शायद इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हैं। तो उस हवाले से अदालत ने आज बड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक फ़ैसला हुआ है और उसमें जो है वो जो पीडीएम, पुरानी पीडीएम, अब इस वक्त तो शायद पीडीएम नहीं है गालिबन, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई थी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही गालिबन। तो वो, लेकिन ये कि वो जो बहुत सी जमातों में इसके ऊपर शदीद बेचैनी है, मतलब वो बिल्कुल जो है ना, वो लगता है कि अपने हाथों में रस्से उससे लेके घूम रहे थे उनके लोग फांसियाँ लगाने के। तो ये मामला जो है ये अभी तो फ़िलहाल उनके लिए जो है अभी ये काफ़ी धचका है। अब उसकी इंटरप्रिटेशंस वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो तो बिल्कुल इसको समझ के बैठे हुए थे। मतलब वो असल में देखें, हुआ ये है ना कि जो जमातें हैं वो इस बात पे इलेक्शन नहीं लड़ रही कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है या उनका मंशूर क्या है। वो जमातें सिर्फ इस बात पे इलेक्शन लड़ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो फड़ा डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनका फड्डा है। मतलब ये उनका पूरा जो बयानिया है वो ये है कि चूंकि उनका उनसे फड्डा हो गया तो इसलिए हम जो है, जिसको कहते हैं ना हाइपर नेशनलिज्म की तरफ वो चले गए हैं। मतलब एक तो नेशनलिज्म सोचा हाइपर नहीं होता, बहुत ही वो बिल्कुल अच्छा उनके दिलों के अंदर क्या है वो तो अल्लाह जानता है, या ये कि फ़ोन वोन तो कोई भी नहीं सुनता। वो कॉल जो रिपोर्ट पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो बात ये है कि अब यहाँ पर अब थोड़ा सा मसला जो है वो एक उनके लिए परेशान कौन है कि भाई एक तो 2 दिन तो बढ़ गए थे, लेकिन 2 दिन बढ़ गए और उसमें कागजात नामजदगी भी जमा होंगे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है वो बड़ी हद तक उन्हें मिला है। सही। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना थोड़ी सी तो वो बेचैन परेशान है और आज एक बार फिर जो है वो, मतलब मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए मिठाई रोक के रखी जाए, कुछ पता नहीं किसी वक्त भी जो है ना इधर से उधर भेजने का सोचते हैं, उधर से उधर। तो मैं तो बिल्कुल ही बीच में परेशान हूँ कि किधर जो है ना हवाएं किधर, झक्कड़ किधर से चल रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो है वो इसमें जो, क्योंकि देखें ना परफॉर्मेंस नहीं है इशू, सिर्फ ये है कि वो चूंकि उसने किया तो इसलिए हाइपर नेशनलिज्म, मतलब वो हम से बड़ा कोई जो है ना वो मुहिब्बे वतन कोई भी है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मतलब छोड़ देना, हम ही हैं, बस हम हैं, वरना जो है ना कोई भी नहीं है बस। तो ये, और ये है हंगर गेम। इस हंगर गेम के अंदर वो आप तहरीक इंसाफ को भी रखें, सिवाय उन लोगों के जो अब नए लोग इस मुसीबत के दौर में सामने आए हैं, वरना तो जो है वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है, सवाए चंद लोगों के जिनको जो है वो मौजूदगी में ही जिनका इख्तलाफ था खान साहब की पॉलिसी से, उस हुकूमत की पॉलिसी से।
और बात उसमें ऐसे, अच्छा इसमें अब जो है ना, तो एक तो वो चूंकि पूरा बयानिया ही ये है कि ये गद्दारान वतन है इसलिए हम मुहिबान वतन, मतलब यहाँ पर वो ठीक है गद्दारान और परफॉर्मेंस का जिक्र ही नहीं तो मतलब वो उधर से उधर, मतलब और कोई जो है ना बयानिया है ही नहीं। तोशा खाना है अपनी जगह उसमें, तो तोशे खाने में तो फिर सभी वो तो क्या है, वो तो आप छोड़ ही देना तोशा खाना के, तो यहाँ पे क्या है यहाँ तो। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो एक यहाँ पर, अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से गालिबन बात हुई, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बात ही सोच रहा हूँ। तो वो जो रिमार्क्स दिए उन्होंने, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल कोर्ट इसमें शवाहिद का जायज़ा लेगी, ट्रायल चलेगा, ज़मानत है और उसमें मज़ीद शवाहिद आएंगे और देखा जाएगा। मैं सिर्फ मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये बयानिया क्या है, मतलब जो बयानिया है वो बयानिया जो है वो ये है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा उधर से उन्होंने जो है ना मुकम्मल तौर पे जो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें, मुझे नहीं पता कि खान साहब का अपना कितना उसमें, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो नई भी चीज़ें थी उन्होंने अपने आप को करवा के दम छोड़ा कि हाँ हम वाकई, उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी इस पूरे अरसे में, अदालतें अदारे आगे पियो, उन्होंने कहा बस ये फैसला आ गया। तो वो भी जाहिर है कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो इलेक्शन तो इस मुल्क के अदारों के साथ ही आप हुकूमत में बनाएंगे ना, जो मैं हमेशा पहले, मैं पिछले मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से ये बात कर रहा हूँ, जब से हुकूमत ख़त्म हुई है कि जी आप इलेक्शन की तरफ जाएं। बहरहाल वो नहीं गए, उनको अडयाला में हैं तो देखें, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये है कि ये इसको, इस पूरी पॉपुलैरिटी को इलेक्शंस की तरफ लेके जाना चाहिए था, बावजूद इसके कि वो जो है ना मामला कहीं से कहीं और वो सारे लोग जो हैं वो इधर उधर कुछ पता नहीं कोई क्या मामला। इसमें एक बात जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, अभी तो देखते हैं क्योंकि ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, किस तरह होते हैं, क्या एतराज़ात लगते हैं, क्या ये। तो एक तो तोशा खाने वाला केस है, तो वो मौजूद है अपनी जगह, तो वो शायद उनकी राय नहीं होगी। दूसरा वो 190 जो वो है वो सीरियस। तीसरा जो है ना, एक मैंने अभी काफ़ी लोगों से ये काफ़ी सब तो नहीं कोई मतलब है 5-7 लोगों से जो तहरीक इंसाफ के में भी हैं, उनके वकला से भी इवन मेरी 1-2 शख्सियात से बात हुई, और फिर मेरी जो है वो जो PDM में मौजूद साबिक जो हुकूमत थी, और तो उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन उनको भी इल्म नहीं था इस बात का, इंटरेस्टिंगली। और वो है 9 मई कि क्या 9 मई के अंदर जो है वो क्योंकि इतना हमें पता है, इतना हम सुनते रहे हैं कि मुख्तलिफ, कभी पंजाब पुलिस या कहीं और से आके वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कोई जो है वो तफ्तीश हो रही है, कोई पुलिस पार्टी आई है, कोई कहीं, या इमरान खान साहब से तफ्तीश, तो वो जो है क्या कोई और केसेस हैं 9 मई में है, ये इसके ऊपर कोई मेरे पास कोई मतलब मुख्तलिफ राय थी लोगों की, तो मैं इसलिए वो रोकता हूँ। तो अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये कि तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड, ठीक है, ये 2 केसेस ऐसे हैं जिस पे वो उनकी रिहाई नहीं होगी और ट्रायल चलेगा ये। और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये देखना है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो उस वक्त तक वो रिहा नहीं हुए, लेकिन ये देखना है कि क्या शाह महमूद, क्योंकि वो फिर पुलिस पार्टियां जो हैं वो उसमें साइफर में क्यों आ रही थी शाह महमूद, तो यहाँ पर कल जो है वो दोबारा तोशा खाना की और 190 मिलियन की दोबारा नैब तहकीकात करेगी। तो अभी ये देखना है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो फिर डायनामिक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो उस पर हम कल तबसरा करेंगे कि। लेकिन इसमें जो रिमार्क्स आए हैं जज साहिबान के वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं रिमार्क्स। जो था आपने पूछा कि भाई ये आज़म खान जो हैं, अच्छा ये जो बात है ना, वैसे देखें वैसे खान साहब की भी मतलब चॉइस जो है ना वो, मतलब उनकी भी जो वो कहाँ है अब तक, सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा, वो कहाँ गए, बुज़दार साहब कहाँ हैं आजकल, उस्मान बुज़दार साहब का कहीं नाम सुना है इतने से में, कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा बात ये है कि ये जो आज़म खान साहब के हवाले से आज बात हुई, आज़म खान साहब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे,
और मेरा ख्याल ये है कि शायद वाहिद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो कि जिनकी तरफ से ऐसा हुआ है। देखें, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तो रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब, जो मौजूदा सेटअप के अंदर भी हैं जी। अच्छा, उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी सलमान फारूकी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के रहे हैं। और वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वही उसका, ये पहली दफ़ा हुआ है वैसे कि आज़म खान साहब जो हैं, मतलब इस मामले में आज़म खान साहब बिल्कुल गवाह बन गए, मतलब उनका वो मुल्ज़िम ही नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो वो वादामा बन गए या पता नहीं, गवाह नहीं, वादामा भी नहीं, गवाह, मतलब वो गवाह के तौर पे हैं। ये भी एक अजीब मामला है कि मतलब ये कोई अच्छी, मतलब ये मुकदमा अगर सही भी है ना, फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें जो है वो ये वाकई साइफ़र का मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और सज़ाएँ सख्त सख्त होती हैं या नहीं होती कुछ भी, तो ये उन शख्सियात के लिए एक बड़ा सवाल है कि यार, मतलब आपकी पहचान ही ये थी कि आप एक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से दैट वाज, और आखिर में आप जाके जो है अपनी गर्दन बचाने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उससे शरीक थे और कोई जो है वो गवाह बन रहा है। तो ये एक, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी में, उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ इसको कहते हैं ना इन अ बैड टेस्ट। वो अदालत में जो आज बात हुई तो इन अ बैड टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड आदमी फिर करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई आसपास की शख्सियात हों, तो वो फिर इस तरह से करें तो वो कोई अच्छा नहीं, वो उसका नहीं बनता तो और किसी का क्या बनेगा। मतलब उसका ये इंप्रेशन ही होता है कि यार वो आर्जी तौर पे चीज़ होती है कि भी देखें हम तो, मैं तो आपके साथ आ गया हूँ, तो वो जो भाईजान तुम जिसके साथ थे उसके नहीं बने तो हमारे साथ क्या है हो, तो वो, और ये वो बात है। मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब ये बात बहुत किया करते थे, बहुत, जब ये जद्दा में थे नवाज शरीफ साहब, तो एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई ऑफ द रिकॉर्ड में, बात नहीं ज़्यादा उसकी करना चाह रहा, लेकिन ये उस वक्त के बहुत ज़्यादा मतलब है कि जो लोग मेरा साथ नहीं दिया, मैं वापस अगर गया कभी, मतलब इन्हें बहुत था कि अपने वफादारान मेरे कौन से थे और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और उन लोगों को नहीं लूँगा। लेकिन फिर सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिर आप अचानक आपको नवाज शरीफ साहब कई सालों के बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर जाते नज़र आते हैं आपको। और अभी मुझे नहीं पता कि अगर फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल रिवर्स हो जाए और मतलब बाहर आ जाएं और अचानक बाहर आने के बाद वो सारे केसेस सारे, तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी के कितने लोग होंगे जो कहेंगे हम तो जी आपके साथ ही, वो तो हम तो यूँ था, ऐसे था, वैसे था, और उनके ऊपर एतमाद भी वो कर लेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो कहेंगे नहीं आप साथ हो, ये कौन था यार शोएब शाहीन को साइड पे करो। मतलब है कि वो ये एक अजब सा मसला होता है, क्योंकि उसमें सिचुएशन ये होती है कि उसमें फिर जो आसपास लोग होते हैं ना, वो जो कोई शहद की दलदल, वो शहद की दलदलें आ जाती हैं। अब इसमें लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, तो खैर मैं उनको कई हवालों से दाद देता हूँ कि वो एक पाकिस्तान, हमारे देखें मुल्क में ऐसे लोग रहे बहुत कम रह गए हैं। एतजाज़ एहसन जैसे जो लोग हैं ना, जो असूलों पे खड़े होना, चाहे वो मतलब है कि पार्टी के साथ उनके मामलात अपने ठीक रहें या ना रहें, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। वो घर बैठ के गोशा नशीन होकर अपना आराम से, लेकिन वो फ़ाल नज़र आते हैं। तो एतजाज़ एहसन हो गए, या उसमें ये शोएब शाहीन, या बाकी जो वकला हैं, सलमान सफदर और बाकी सारे लोग जो हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो भी इनकी ये टीम है। तो मसला ये है कि वो जो है, ये लोग अब किस तरह से, वो ज़ाहिर है कि पेपर्स वगैरह अपने जमा करवा रहे हैं और उसके ऊपर इलेक्शन होगा, लेकिन उधर जो है वो सीट एडजस्टमेंट, और अब कितनी सीटें कैसे कहाँ पर, क्योंकि वो अगर खड़े होंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आप समझें कि जो यानी ऊपर गया है ना, अचानक किसी का कहें कि भाव बढ़ा है मार्केट में, भाव यानी ऊपर गया है, तो वो गया है ये तहरीक इस्तेकाम पार्टी का। और वो इसलिए गया है कि वो अब मियाँ साहब से कहेंगे कि मियाँ साहब ये सीटें जो हमने आपसे कही हैं ना एडजस्टमेंट, ये मान लें इतनी सीटें पंजाब से, इतनी सीटें हमारी हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम भी खड़े हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, वोट हमारा भी, आपका भी कटेगा, इधर इनका भी कटेगा, उसका भी कटेगा, अल्लाह खैर, तहरीक लबैक भी है।
तो पीपल्स पार्टी भी है। तो ये जो है ना, ये अब एक बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है। और ये जो बात एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून की शख्सियात ने की थी ना कि मियाँ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा। जी। तो ज़ीरो रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है, इंसानों के हाथ में तो नहीं है ज़ीरो रिस्क, एक सांस का नहीं पता। बिल्कुल। तो ये तो मामला जो है ना, ये हर रोज़ कोई इधर से दाएं से बाएं, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कि भाई हम पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के, ये इतनी दफ़ा सुने और लोग सबका पता है। तो ये जो होता है ना कि यार कोई, जो मैं कहता हूँ मईशत के ऊपर कोई फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, कोई खारजा नहीं, बस वो हम पाकिस्तान हमारे बगैर। तो ये जो है ना एक ख़ास एक इस किस्म का एक जो है ना एक ये मंत्रा बनाते हैं, है नहीं अंदर से, इन सब के अंदर एक छोटा छोटा दो नंबर का जो है ना, सबके अंदर, सब मीन सब अक्रॉस द बोर्ड, हम अपने आप को भी शामिल किया, छोटा छोटा एक 2 नंबर का, 2 नंबर चेगुवेरा जो है ना, वो ऐसे करके उठता है, यूं पड़ता है, फिर वो अंदर गायब हो जाता है, करके गायब हो जाता है तो लेकिन वो 2 नंबर का जाली जो है ना। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है ना, ये बड़ी दूसरी जो बात है वो ये है कि आज का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है। और उसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फिर वो करारदाद कल मंजूर नहीं हो सकी और आज दोबारा मंजूर हो रही है। और आप यकीन, मतलब मैं जो इससे मीडिया से हट के जो लोगों से बात हो रही है मिडल ईस्ट में, लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा लोगों के तस्वुर में नहीं था, यानी अभी भी शायद नहीं है। और शायद कई अरब ममालिक, कई यूरोपीय ममालिक, कई ऐसे लोग जो मतलब दुनिया के तस्वुर में भी नहीं है जो गज़ा में हुआ है। एक होता है ना कि अचानक मतलब वो यार क्या है, वो बमबारी हो रही है, जो वहाँ से जो कुछ हुआ है उसकी कहानी जो खुल रही है, तो वो अब पूरी दुनिया उससे दहल रही है कि हुआ क्या है गज़ा के अंदर, ये क्या हुआ है अचानक। इतने दिनों से हम तो धुआं देख रहे थे, हम तो देख रहे थे बाहर से, आगे पीछे मीडिया के लोग, अंदर क्या हुआ है इस पूरे अरसे में। तो आज जो है वो ये है कि करारदाद के ऊपर अमेरिका शायद वीटो ना करे, और करारदाद जो है वो उसको उसके ऊपर नाम के ऊपर एक इश्यूज़ इसराइल की वजह से, वो ये एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि जी अर्जेंट सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कर दिया है, ठीक है, अल्फाज को बदल दिया है, वही ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस फॉर अर्जेंट स्टेप्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। मैं एसोसिएटेड प्रेस को यहाँ कोट कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो अब वो वीटो नहीं करते, या वो यहाँ से अपनी वो एब्सटेन करते हैं अमेरिका, यानी या तो दो रास्ते हैं ना, या तो वीटो नहीं करेंगे वो, या वो गैर हाजिर रहेंगे, तो करारदाद मंजूर हो जाएगी। और उसमें जो है वो अब उसको अर्जेंट स्टेप्स इमीडिएटली अलाउ, और ये अल्फाज ऊपर नीचे करके, और ये सारा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये बात है कि 2-3 बातें। तो पहली बात ये हो गई कि इसराइल की तरफ से बात क्या की होगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसराइल का मुतालबा ये है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का रोल नहीं होगा। यानी ये एक अजीब व गरीब उनकी तरफ से कल बात हो रही थी। तो पहली बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर ही होगा, जो जितनी भी इमदाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा ही उसको मॉनिटर करेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि गज़ा से जाएगा सामान, गज़ा से जाएगा, बाकी करेगा इसको, गज़ा पे खड़ा हुआ है, सारा जो तरीका था वो गज़ा से एंट्री होगी। और इसमें जो है, जो खौफनाक बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो सामने आ रही है, ये CNN ने आज एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बहुत बड़ी ये देखें, ये जो हम कहते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर और जमहूरियत और ये, और कौन सा ऑर्डर ठीक है, हम कहते हैं कि जो कम्युनिज्म, जो चाइना का जो गवर्निंग सिस्टम ठीक है, या जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वो ठीक हैं। इसमें कहीं ये बाईपोलर से ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये मल्टीपोलर दुनिया, शायद अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि इसमें बहुत से पोल्स और हैं। यानी उसमें लोग जो हैं वो, आप ये देखें कि जितने
वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप मुजाहरे देखें लोगों के, जो लोग सड़कों पे निकले हैं, ठीक है, और उसमें अक्रॉस उसमें मज़हब से हट के कि ये क्या हो रहा है। और CNN, ये किसी मुस्लिम मुल्क का मीडिया नहीं है। CNN ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शायद की, मैंने कहा इसीलिए कि शायद लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था कि क्या हुआ अंदर। वो ये कहते हैं कि नॉट सीन सिंस वियतनाम। थर्ड स्लाइड, इसराइल ड्रॉप्ड हंड्रेड्स ऑफ 2000 पाउंड्स बॉम्ब्स ऑन गाजा। अच्छा, इन्होंने ये इस कदर इतनी खौफनाक कहानी है कि मैं इसको जब आप सोचें कि इसको पढ़ के ना, तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में ये वॉर्स कवर की हुई हैं उनको शायद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये जो सैटेलाइट की पिक्चर्स थी उनको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पूरी रिकन्स्ट्रक्ट किया है कि वहाँ पे क्या हुआ है इन दिनों में। तो वहाँ ये पता चल रहा है कि जो गुंजानाबाद थोड़े से वहाँ, आपको पता है गज़ा में इस तरह ये कई मीडिया पे तस्वीरें गलत चल रही हैं कि गज़ा में बड़ी बड़ी सड़कों पे वो लड़के इतने से गज़ा की वो गलत इतनी जो है ना, आप समझें कि छोटी छोटी सी गलियाँ हैं बहुत ही तंग। वो इतनी तंग गलियों में लोग रहते हैं कि वो जो पहले यानी 48 के बाद जब यहाँ पे गली बनी, एक खुला सा रास्ता और एक बड़ी सी सड़क बनी गई है, तो उसके दरमियान में चूंकि आबादी बढ़ती गई जगह उतनी ही रही, तो वो आबादी बढ़ते 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 लोग वो इतनी, आपको लगेगा कि ये जो इस घर का दरवाज़ा है और इस घर का दरवाज़ा है वो बिल्कुल अपने सामने, तो वहाँ इस तरह की सड़कें कि जी वो खुल के लोग घूम रहे हैं और ख़ाली पड़ी हुई है रोड। ये जो फुटेज वगैरह चल रही है और जगहों पे के है, गज़ा में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ना गज़ा में ऐसा है ना साबरा शतीला में जो पनाह गुज़ीन कैंपों में जाएँ तो आप बिल्कुल ऐसे घर हैं, ऊपर से तारें बिजली की और केबल और चीज़ें और लोग। और अब हुआ ये है कि वहाँ पर 2000 पाउंड के बम्स गिराए हैं और उन बम्स के नतीजे में 40 फुट गहरा गड्ढा पड़ा है और उसमें मतलब एक बम के नतीजे में कोई 200 आदमी, 250 बच्चे, स्कूल, मस्जिदें, चर्च, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, वो गिराते चले गए हैं और तबाही जो है वो तस्वुर से भी ज़्यादा है। यानी अब वहाँ से क्या कुछ बड़ा अब जो है वो दुनिया ज़रा हिलना शुरू हुई है कि एक मिनट इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। और ये जो है ये वियतनाम के ज़माने में तो जो बॉम्ब्स गिरे भी थे, ये अमेरिका की ये CNN की रिपोर्ट ही कहती है कि जो दाइश के अगेंस्ट अमेरिका ने बॉम्ब इस्तेमाल किए थे, ये उससे 4 गुना ज़्यादा मोहलिक हथियार इस्तेमाल इन्होंने किए जो दाइश के अगेंस्ट वहाँ पर इस्तेमाल हुए थे इराक में, उससे 4 गुना ज़्यादा। और वो गाइडेड थे कि यहाँ पे दाइश के लोग बैठे हैं, यहाँ पे कर दो। इन्होंने डम बम्स गिराए, यानी उन जगहों पे गिराए हैं जहाँ पर सिविलियंस थे। ये गिराते चले गए। तो ये जो है ये CNN फिर आगे कह रहा है कि फोर्थ स्लाइड के स्टाइल स्ट्रक सम एरियाज इट डायरेक्टेड सिविलियंस। ये दूसरा जुल्म है। मैंने आपसे कहा ना कि ये इसमें से जो निकल के इन्होंने सिविलियंस को कहा, ये पर्चे ऊपर से फेंके कि भागो भागो जनूब की तरफ भागो। औरतें बच्चे जनूब की तरफ भागे तो इन्होंने जनूब पे अटैक कर दिया। यानी ये जो भागते हुए लोग नजर आते थे ना कि लोग भाग रहे हैं उठा, तो ये वहां पे निशाने बना के बैठे होते थे कि अच्छा सबको इधर आने दो, ये ऊपर से पॉम्फलेट। तो ये CNN का आप दोबारा अगर उसकी हेडलाइन देखें, CNN ने ये इन्वेस्टिगेट स्टोरी, वो कहते हैं कि जी ये जो पॉम्फलेट फेंक रहे थे ना, तो ये सबको इकट्ठा कर रहे थे एक जगह कि इकट्ठे हो जाओ, डायरेक्टेड सिविलियंस टू इन गाजा में कहा कि जनूबी तरफ, बच्चों ने कहा कि जनूब चलो, माओ ने बच्चों को उठा लिया, बड़ों को, भाइयों को, बहनों ने कहा चलो इधर अटैक नहीं होगा, तो उधर जाओ, उधर चलते हैं, उधर गए तो उधर ही अटैक होना था। अब ये जो सूरत हाल बनी है ना, ये एक बहुत, इसमें से मुझे नहीं पता कि आगे से क्या दुनिया किस तरफ जाएगी इस पूरे मामले के बाद। मेरा ख्याल है कि शायद अमेरिका को भी शायद अंदर, जैक सलिवन और ये सारे जो है ना, इसराइल तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गई, उनकी डिफेंस ये वो, मुझे नहीं पता अब इंडिया अपनी आगे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी किस तरह डिज़ाइन करता है।
ख़ासतौर पे वेपन्स के हवाले से, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी इसराइल पे। तो इसराइल अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका तो ये फिर यहाँ पे कैसे, मतलब है कि वो ज़ाहिर है कि उनका अपना इंटरनल मामला है, इंडिया का वो खुद देखेंगे। या ये कि रशिया के वेपन्स को उन्होंने डंप कर दिया, तो क्या वो ये कितना डंप किया है, या वो मतलब है कि अभी इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं इन केस के अगर चाइना के साथ उनके मामला आती या और कोई जंगें होती हैं तो। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो तो आज उस पर अमेरिका जो है ये चाहता है कि अब इसको ये करारदाद मंजूर हो जाए, और उससे पहले अब जब हम बात कर रहे हैं तो करारदाद पे वोटिंग से पहले इस वक्त इसराइल ने, आप समझें, तमाम गज़ा में अपने आखिरी तोपों के दाने खोल दिए कि अब जो होना है वो देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वोटिंग हो जाए और अमेरिका जो है वो वीटो ना करे। ये 15 अरकान होते हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो 5 तो परमानेंट हो गए। परमानेंट वो जो कि दूसरी जंग अज़ीम में जीते थे, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, रूस और चीन, और जो 10 हैं वो उसमें रोटेशन में होते हैं। तो यूएई ने करारदाद पेश की है, लेकिन डायलॉग में मिस्र भी शरीक है वहाँ पे, क्योंकि मिस्र मेंबर तो नहीं है इस वक्त, यानी जो गैर मुस्तकिल मंदूब होते हैं वहाँ पे, लेकिन उसका रोल एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारा इसमें एक देख रहा है मामलात को, मिस्र, इजिप्ट और गज़ा और ये सारा। तो ये जो है अब वो वहाँ पर इसमें से, अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि जो याह्या सिन्वर, ये सारा का सारा जो है, एक अमेरिकन होस्टेज की डेथ हो गई है वहाँ पे, ठीक है, गज़ा में। तो वो अब इधर की बॉम्बिंग से हुई है, डिले से हुई है। ये जो काम अभी होने जा रहा है, ये काम अगर 2 महीने पहले हो जाता तो 20,000 लोग जानों से ना जाते, उधर से भी ना जाते, जो मदिया एक ख़ास जगह। तो ये एक ऐसी ज़मीनी हमला होगा, तो ज़मीनी हमले के नतीजे में हमास ख़त्म हो जाएगी, तो ये होगा तो वो होगा, उसके नतीजे में ये कोई 20,500 या 21,000 या इससे भी ज़्यादा। और अब वहाँ बीमारियाँ फैल गई हैं, वहाँ पे स्टारवेशन से, कहत से, हर 4 में से एक आदमी, यूनाइटेड नेशंस का कहना ये है कि हर 4 में से एक बच्चा या वो इस वक्त कहत में है, कहत की कैफियत से गुजर रहा है। तो ये अब याह्या सिन्वर का क्या ज़हन है, मतलब क्या याह्या सिन्वर फतह के निशान के साथ बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, या याह्या सिन्वर या वो लोग जो अंदर जिन्होंने ये देखा है इतने दिन, वो आगे, मतलब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस और असेसमेंट्स हैं ना, वो बड़ी अजब सी हैं कि वो जो बाकी लोग वहाँ पे हैं, क्या वो वी का निशान बना के निकलेंगे, या आखिर में इस पूरे खेल को वाइंड अप कैसे करेंगे। अभी तक सुरंगें मौजूद हैं, उसमें इनका एनालिसिस गलत हो रहा है, इनकी असेसमेंट्स गलत हुई हैं, और अभी तक कितनी टनल्स हैं, किस में कहाँ बारूद है, क्या है सिलसिला। मतलब इसका जो एंड गेम है ना, इतनी बर्बरियत के बाद एंड गेम किसे। मैं सिर्फ वक्फे पे जाने से पहले एक बात यहाँ पे कह दूँ, और मैं उसकी बात पे क्लोज करते हैं, वक्फे पे जाते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं ये दिखाऊँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने एक सर्वे करवाया है, और उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाकी अखबारों ने फिर पिक किया है। 96% न्यू पोल हैज़ फाउंड दैट 96% ऑफ सऊदीज़, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड, 96% ऑफ सऊदीज़ जो हैं बिलीव दैट अरब कंट्रीज शुड कट ऑल टाइज विद इसराइल टू प्रोटेस्ट द वॉर इन गाज़ा। अच्छा 96%, ये जो है ना, ये वो जो डिप्लोमेटिक अब बाइडन की जो सारे, मैंने आपसे कहा ना कि ये जब ये चीज़ें निकल के आएंगी ना, इसीलिए आप देखें कि यूरोप, इसीलिए आप देखें कि ख़ुद अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि इसको रोको, इसको रोक दो, इसको रोक दो, क्योंकि इसमें औरतें और बच्चे, ये जंगी जराइम से बढ़ गया है मामला। क्योंकि वो खुद अमेरिकन, ये देखें CNN ये रिपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनके थिंक टैंक्स, और ये तो इसका एंड गेम अभी आना है। ये जंग बंदी अगर हो भी जाती है ना रात को, और लोग अंदर, इसका मतलब है कि लोग अंदर दाखिल होंगे, मीडिया जाएगा अंदर, लोग जाएंगे अंदर, तमाम दुनिया के, चाहे वो लोग जो कि देखिए यहाँ पर जो हमास ने किया उसको फेवर, उसको यूएन, उन्होंने कहा कि इसके बैकग्राउंड में देखो कि ये वजह क्या है, उसका हल तलाश करो ना। इस करारदाद में भी वो 2 रियासती फार्मूला, वो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये है कि अब वक्त फिर उसके बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो 2 दिन की तौसीक़ की गई है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा इलेक्शंस पर? ज़ाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली एक बात जो की है, जिसको आज अदालत ने सुना है, तो उस पर अब इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत भी कहीं अपनी रिट को कायम करे आके। ये जो मामलात यहाँ हुए, मुजाहरा बलोच, निगरान गवर्नमेंट को पहले आना चाहिए था, लेकिन वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली अपना कोई असर्ट नहीं कर पा रहे। मतलब तो अब देखें, इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग। और मुझे ये जिस तरह से ये हो रहा है ना, असल में इस वक्त मामलात ज़्यादा हैं रियासत के ना। अब मैं हो सकता है ज़ाहिर जमहूरियत अपनी जगह यहाँ है, लेकिन ये जो मईशत और ख़ारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी और ये सारे मामलात हैं, ये बहुत अहम हैं। और उसमें ज़ाहिर जमहूरियत की तरफ भी हमें जाना है, लेकिन ये बहुत अहम मामलात हैं। तो उसमें अब ये देखें कि मैंने आपसे कहा ना कि ये हम नए साल में इस तरह से दाखिल हो रहे हैं कि हम मज़ीद, मतलब है कि आज जो मलका रानिया हैं, मलका रानिया जो कि उर्दन की मलका हैं, और उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में आज इस 7th जो आज उन्होंने एक मज़मून लिखा है। उन्होंने जो 7th स्लाइड है, और उसमें उस मज़मून का जो की जो सुर्खी है या उसका जो टाइटल है वो है क्रिसमस इज़ कैंसल्ड इन द लैंड ऑफ जीसस। ये क्वीन रानिया अब्दुल्ला का जो है ये उनका मज़मून है। और वो कह रही हैं कि क्रिसमस आ रहा है ना, और ये कौन से दिन आ रहे हैं। वो उनका ये इस मज़मून के अंदर बहुत ये आप समझें कि तकलीफ़ होती है इस मज़मून को पढ़ के। वो कह रही हैं कि वो जगह जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और जिसके लिए जो क्रिसमस है जी। वहाँ पर क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा। फ़लस्तीन में ज़ाहिर है कि वहाँ पे बैतुल लहम यरूशलेम के पास ही है, और बचपन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो रवायात हैं क्रिश्चियंस की, उसमें ये है क्रिश्चियनिटी में कि जो बचपन है, अच्छा बहुत कम, ज़्यादातर इत्तेफाक इसी पे है कि बैतुल लहम में पैदाइश हुई थी, लेकिन कुछ लोग उनको वो जीसस ऑफ नज़ारा के नाम से जो है वो कहते हैं। तो वहाँ पर उनका जो है वो चाइल्डहुड यानी बचपन के दिन ज़्यादा गुजरे हैं, लेकिन वो उनका जो इस बात पे जो ज़्यादा वो लोग वो बैतुल लहम को ही कहते हैं। एनीवे, तो वहाँ पर इस बार जो है वो क्रिसमस नहीं होगा, और तमाम दुनिया से जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्रिसमस, और क्रिसमस का तो एक तरीका है ना कि जी उसमें ख़ास वो सेंटा क्लॉज आएगा तो तोहफे बच्चों को देगा, तो बच्चों का जनाब दरख्त लगेंगे, तो ये होगा। और यहाँ पे बहुत उम्दा तरीके से हमेशा जो यहाँ पे क्रिसमस की जो खुशियाँ मनाई जाती रही हैं यहाँ पे ना, मुसलमान भी और सारे, और यहूदी भी और क्रिश्चियन भी, क्रिसमस आ जाए बल्कि इवन ईद, ये सारा यहाँ पे ऐसा माहौल कभी भी नहीं हुआ जैसा इस दफ़ा इस वक्त है। तो वो जो है वो वहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ लोग जमा हो जाते हैं दुनिया भर से। क्रिसमस हॉलीडेज़ आ रही हैं, अच्छा जी क्रिसमस ट्री हो, ये होगा वो होगा, और सेंटा क्लॉज बच्चों को तोहफा देगा, सरप्राइज़ देगा। वहाँ बच्चों की लाशें हैं, बच्चे जले हुए हैं, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो ये एक ऐसा अलमिया है जो इस वक्त, मैंने कहा ना, आने वाले दिनों में, जैसे आज ये मेरी तो दुआ है कि ये आज हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत हो गया। और मतलब है कि वहाँ पर भी अब वो जब ये सेलिब्रेशंस वगैरह शुरू होंगी ना कि प्रेसिडेंट बाइडन बच्चों से मिल रहे हैं, तो उसके नतीजे में फ़ौरन जो है ना मज़ीद ये होगा कि यार एक मिनट, बच्चों से मिल रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, और जाहिर है कि वो सेलिब्रेट करते हैं लोग, करना भी चाहिए, खुशी का मौका है, लेकिन फ़ौरन देना जाएगा ना कि वो उधर तो बच्चे भूख से मर रहे हैं और उधर क्या हो रहा है। तो ये जो कॉन्साइड, इसको ये पहले ख़त्म हो जाता अगर वो ये जो मामलात हैं सारे के जी बस हमें थोड़ा सा ज़मीन पे जाने दें, और ये जैसे तफसील आ रही है सामने, डिटेल्स आ रही हैं, तो ये मज़ीद मामला तो ख़राब करें। अच्छा, उधर से फाइनेंशियल टाइम्स ने एक नया उन्होंने जो है वो कटा खोला है, और वो ये कटा खोला है उन्होंने कि अगर जो है वो
इफ रशिया विंस, अगर रूस जो है वो जीत गया यूक्रेन के अगेंस्ट, एक तो कल उन्होंने पूरा दिखाया था ना, जो ब्लूमबर्ग को हमने डिस्कस किया था, लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स है, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक पूरा मजमून इसके ऊपर पब्लिश किया है कि शायद हमने इसको तैयार किया। हाँ, इफ रशिया, पहली क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन कि रशिया जो है वो विक्ट्री हासिल करेगा, कत्ल वारत, मास एग्जीक्यूशंस, ये वो, रेप, टॉर्चर, ये वो करके बच्चों को ये करो, रशिया कर चुका है। अच्छा, एक ये है, ये नहीं हो गया, रशिया हो गया, जो विन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुरिल्ला अटैक्स होंगे और ये ट्रिगर रशियन, अच्छा, मिलियंस, और ये मगरब की तरफ भागेंगे और ये रेफ्यूजी हो जाएंगे। मतलब वो एक तरह से पहले ही ज़हन बना रहे कि ये होगा। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ रशिया विंस, ये नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि इसको दूसरे पे जाएं, तो ये जो है ये बस हमने एक ही ऑप्शन को डिस्कस किया, इसमें 3-4 थे ऑप्शंस। एनीवे, तो वो जो है वो, अच्छा, तो एक इसमें ऑप्शन ये है, बहरहाल एक ऑप्शन ये है कि वो इधर आके कत्लो गारत करेगा। दूसरा, इसमें 5 ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं, इसमें 5 ऑप्शंस हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जो एक छोटा सा यूक्रेन का हिस्सा रह जाएगा आज़ाद, जो कि ईयू का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक ये है कि ये मुकम्मल तौर पे, यानी उससे ब्लूमबर्ग की स्टोरी से ही मिलती जुलती स्टोरी है कि ये, लेकिन ये कि रशिया विन होने के 5 उन्होंने ऑप्शंस दिए इस पर। तो इसको एक हमने दिखाया, बाकी उसमें से देख लें। तो मसला ये है कि ये जंग जो है यूरोप की, ये यूक्रेन की जो जंग है, उसमें ये तो नहीं है कि ये कत्ल वारत होगी और इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन ये कि ये जो होती है ना कि खुल के लोग चले गए बहुत प्रॉब्लम्स में, उनका इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, वहाँ पे राइट विंग पार्टीज स्ट्रांग होंगी, फिर वो कैसे वो ट्रीटीज़ कैसे साइन होंगी, फिर रशिया के साथ, फिर गैस का मसला, फिर वो प्रॉब्लम्स, फिर आप देखें ये जो रेड सी का इशू है, बहर अहमर का इशू, इसको तो हम सिर्फ यमन के तनाजुर में देख रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि यमन और ये बहर अहमर के अंदर क्या, उनके अमेरिकन ने कहा है कि 20 नेशंस हैं, मगर वो किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैं उसके बाद मतलब थोड़े से मुल्क उसमें से कंट्रीब्यूट शायद कर रहे हैं किसी तरह से, लेकिन वो कोलिजन इस तरह से नहीं बन रही। लेकिन इशू ये कि रेड सी जो है, रेड सी के अंदर जो हुतीस का इशू है, वो उसका जो उधर फॉल आउट है ना, वो जो देखिए, सोमालिया डिस्टेबलाइज है, एक फेल्ड स्टेट है सोमालिया। सोमालिया जो है वो सोमालिया, एरिटेरिया, सूडान में पहली लड़ाई हो रही है। अगर आप वो देखें जो कि इस तरफ के ममालिक हैं, यानी बाब मंदरब या नहर सुइस के जो इधर के ममालिक हैं, अगर हम उस नक्शे में देखें तो उन मुल्कों में पहले ही खाना जंगी है, और हथियार और स्मगलिंग, और वहाँ पे दुनिया भर के जराइम और मिशनरीज और खुदा जाने क्या है वहाँ पे। मतलब एक दफ़ा मैं बस कुछ, मेरे ख्याल से 2 साल पहले सूडान जाके, तो बस 1 घंटे के बाद ही मैं निकल गया था, क्योंकि नेट वहाँ पर इतना क्राइम है, ये खाना जंगी शुरू होने से पहले, कि वो नेट ही नहीं चल रहा था। तो वो एक और मीडिया के लोग थे, तो निकल जाओ फ़ौरन ही, अगली फ़्लाइट जो भी मिलती है। तो सूडान जो है वो, सूडान, एरिटेरिया और सोमालिया और ये सारे मुल्क, ये जिबूती, तो अगर ये वहाँ पर हुतीस से, देखें हुतीस से तो एक उनकी आपकी बात हो जाएगी, आपको पता है जी, अच्छा हुतीस के सरबराह कौन है, वो क्या बात, तो उधर जो मुल्क हैं उनका अगर ये वो भी बीच में आ गए और वो डिस्टेबलाइजेशन हो गई, जो मैंने कहा ना कि ये ग्लोबल ट्रेड जो चेन सप्लाईज हैं, ये बड़ा अजीब सा मामला है कि सोमाली का दाग उधर ले गए। मतलब ये जो है ना, ये एक्सट्रीमली डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए, कि सोमाली कज़ाक जो हैं वो उधर एक जहाज़ को ले गए, क्योंकि उधर जाने का तो मतलब है ना कि आप एक बिल्कुल अंधेरे में हैं कि उधर कौन है, कौन सी, उधर से उधर ले गए, ये माली बना के, उधर से जनाब पता चला कि वो कोई नाइजीरिया पहुंच गए, कोई कहीं से कहीं, कोई चार्ट पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गई हमें। तो ये सिचुएशन जो है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी, इस जंग का खात्मा, और इस जंग के खात्मे के बाद ये, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया की ट्रेड चल रही है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ जो है वो, इस जंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हर चीज़ महंगी, मतलब है प्रॉब्लम्स, फिर ये कि मैरीटाइम की सिक्योरिटी नहीं है, कौन किस जगह पे है, फिर ये कि जो मतलब है कि एक ऑप्शन जो है उसने ये भी लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, एक ऑप्शन ये भी है कि दूसरे जो मुल्क हैं वो भी अपने आस पास जो हैं वो अच्छा, तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला, ये खबर जो है अभी शायद आ रही है। अच्छा, ये उनके लिए सेटबैक है।
अच्छा 12 इस पे कल ज़रा बात कर लेंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, मुल्कों के अंदर की स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए। मैं बार बार इसको बात ही कर रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा और सिक्योरिटी ठीक होगी। ये पाकिस्तान के हमारे बुनियादी मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल ये हैं जिस पे बतौर रियासत हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी मतलब एक होता है ना कि ये जो बढ़ रहा है ना इसको यहीं पे किसी तरह से ख़त्म करके, और क्योंकि लोगों की अब आसाब जो है ना दुनिया भर में, यानी वो कहते हैं यहाँ से हम यार बाहर तो बाहर इससे ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि दुनिया किसी और दाने पे चल पड़ी है कोविड से, पोस्ट कोविड, और ख़ास तौर पे ये जो अब मनाजिर आएंगे बाहर जागी जंगबंदी के बाद, और आप दाद दें कि जो एड वर्कर्स हैं वहाँ पे वो अपने, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, ज्यूज़ हों, कोई भी हों, वो सारे अपनी ये छुट्टियाँ तातीलात छोड़ के कई दिनों से वो वहाँ पे हैं, और वो इन्हीं दिनों में वो यहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे होंगे। तो उनको भी आप देखें कि उनके लिए प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि हम ये खुराक लेके अंदर जाएं किसी तरह। तो ये दुनिया में आपको हर तरह, जहाँ एक तरफ आपको बहुत एक्सट्रीम पे बदी नज़र आती है ना, वहाँ आपको लगता है कि ये दुनिया शायद कायम इसी किस्म के लोगों की वजह से है जो अमन और सुकून और इस तरह की बात करते हैं, और ये देखते हैं कि, और इसमें कोई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाली बात नहीं, प्रेशर तो सारा वेस्ट से आया है ना, वेस्ट से सारा प्रेशर आया है। और वो फिर, और ये मुझे नहीं पता कि इसराइल ने कैसे इसको ये इतने सारे बॉम्ब यूज़ किए हैं, क्या वो, और मैंने आपसे कहा ना कि इस सिचुएशन के बाद ये देखना है कि या हमास की क्या पोजीशन होती है, या ये जो निकलते हैं अंदर से, तो वो क्या, अभी मैंने कहा ना कि इसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं है किसी के पास कि क्या विक्ट्री का निशान बना के निकलेंगे, क्या जो है वो वहाँ से मिलेंगे ही नहीं किसी को, या ये है कि वो मतलब इसी में अपनी जान की चली जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में अभी तक एक, मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल एक सवालिया निशान है। अभी तो हमारी ये दुआ है कि ये जंग बंदी फौरी तौर पे हो और इमदाद अंदर जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।